चैप्टर नंबर 1 था जी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। उसमें आपको थोड़ा आइडिया दिया गया कि अकाउंट्स है क्या, अकाउंट्स के फायदे क्या है, अकाउंट्स के नुकसान क्या है। चैप्टर नंबर 2 था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। समझ लीजिए हमारे पूरे बुक की डिक्शनरी है वो, कोई भी वर्ड आता है और मैं पता नहीं क्या मीनिंग है इसका, नया वर्ड है, चैप्टर नंबर 2 खोलो उसमें मिल जाएगा। वर्ड्स बहुत सारे हैं लेकिन जो आपके लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से हैं मैंने चैप्टर्स के अंदर वही रखे हैं। अब चैप्टर 3 आ रहा है कि कॉन्सेप्ट्स का, मतलब जो जो दिक्कतें जनरली अकाउंटेंट को अकाउंट्स करते टाइम आती है तो वो पहले ही बता दी जाएगी आपको इस चैप्टर के अंदर। इसका मतलब है इसमें हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं, बोर्ड पे देखिए। अकाउंट्स से रिलेटेड assumption मतलब assume करना, let करना, suppose करना, fundamental मतलब basic। ध्यान से देखिए चैप्टर नंबर 3 के अंदर पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। अकाउंट्स से रिलेटेड सबसे बेसिक assumption टोटल 3 बताई गई है। क्या है थिंग में? इस थिंग में ये कहा जा रहा है कि आपको हर एक बिजनेस ये 3 चीजें पक्का फॉलो कर रहा है, ये अजम्पशन है हमारा। तो मैं किसी कंपनी अकाउंट्स चेक करने जा रहा हूं तो अकाउंट्स क्या होता है सर, हर ना टाइप कंपनी अलग अलग टाइप की होती है। कोई मैन्युफैक्चरिंग वाली है, कोई सर्विस वाली है, कोई ट्रेडिंग वाली है, हर टाइप की कंपनी होती है। तो अकाउंट्स में कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं कंपनी के अकॉर्डिंग, इसको क्या टाइप की अकाउंटिंग सूट करती है। कुछ कुछ ऑप्शन है हमारे पास, मेथड्स हैं अकाउंट्स को यूज करने के। तो कई टॉपिक्स के अंदर हम मेथड्स के ऑप्शंस पढ़ेंगे। इस काम को इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस काम को मेथड 2 से भी कर सकते हैं, मेथड 3 से भी कर सकते हैं, ऑप्शंस है। ठीक, अच्छा अब मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जो मैं लिखने वाला हूँ कि ये एज्यूम किया जाएगा, माना जाएगा कि हर कंपनी ये 3 पॉइंट तो पक्का फॉलो कर रही है। अगर नहीं फॉलो कर रही तो हम अकाउंटेंट को अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना। अच्छा चैप्टर में मैं वर्ड यूज करूंगा बार बार, ऑडिटर। बताया था ऑडिटर क्या चीज है फिर से। सर अकाउंटेंट के 2 काम होते हैं, पहला एक कंपनी के अकाउंट्स बनाना और दूसरा अकाउंटेंट होता है जो कंपनी अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है बाहर से, उसे ऑडिटर कहते हैं। जो अकाउंटेंट अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है उसे ऑडिटर कहते हैं। अकाउंटेंट बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, 12th पास भी आप अकाउंट बना सकते हैं। ऑडिटर बनने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट की ही डिग्री चलेगी, ग्रेजुएट भी नहीं चलेगी। ठीक, ऑडिटर जो है उन्हीं बिजनेस का ऑडिट होता है जिनकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, करोड़ों में होती है। तो कंपनी की सेल या जो है या लोन बहुत ज़्यादा है, कैपिटल बहुत ज़्यादा है, किनके लिए ऑडिट कंपलसरी होता है, लॉ ऑफ के अंदर सीखेंगे। तो ऑडिट वही कराता है इसकी ज़्यादा, इसकी बड़ी कंपनी होती है, उसके अकाउंट्स चेक करने के लिए आता है ऑडिटर। और अकाउंट्स तो छोटी छोटी कंपनी भी बनवाती है, भले कंपनी में ज़्यादा बनता है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, इस टाइम मैं अकाउंट्स चेक करने के लिए आया हूँ, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि इस कंपनी ने ये 3 चीजें फॉलो कर रखी है। अगर नहीं फॉलो कर रखी तो अपने रिपोर्ट में मेंशन करूंगा इस कंपनी ने ये फॉलो नहीं करता। समझ आ रही है बात? ठीक है, जैसे कि कोई नेक्स्ट क्लास 4 से 5 होगी तो ये मैं नहीं बोलूंगा तो आपकी असम्पशन रहेगी सर 4 से 5 ही होगी। अगर अलग होगी तो मैं मेंशन करूंगा 4 बजे नहीं 5 बजे। समझ आ रही है बात? अभी मैंने आपको मीनिंग समझाया कि फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन का मतलब क्या है। इट इज assumed to have been followed by every enterprise every year. If it is not followed then mention it. ठीक है, एक बार मीनिंग पढ़ते हैं इसका। पेज नंबर 14 पहला क्वेश्चन रीड करेंगे। सर शेयर कर लीजिए साथ में। What are the fundamental accounting assumptions? पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है What are the fundamental accounting assumptions? पहला क्वेश्चन, fundamental accounting assumptions are the assumption which are presumed। प्री वर्ड से क्या होता है सर? एडवांस में। प्री वर्ड का मतलब इन एडवांस। presumed to have been followed in preparing the annual accounts। साल के अकाउंट बनाने ये फॉलो करा।
द एंटिटीज, एंटिटी मतलब बिजनेस, कंपनी। अब ये प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है सिंगल ओनर वाली, पार्टनरशिप भी हो सकती है 10-15 लोग वाली, कंपनी भी हो सकती है लाखों लोग का पैसा लगा होता है उसके अंदर। एंटिटी वर्ग तीनों चीजें आती हैं। एंटिटीज व्हिच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द फॉलोइंग असम्पशन, फॉलो नहीं करती तो आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज करे, बताए which of these assumption have not been followed, कौन सी फॉलो नहीं करी, and the reason for not following, क्यों फॉलो नहीं करी, फॉलो नहीं करी और क्यों फॉलो नहीं करी, ये दोनों बातें मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, अब सोचो ये जो जिम्मेदारी है कंपनी पर, कंपनी का ओनर तो इतना पढ़ा लिखा नहीं होगा या उसको अकाउंट्स की नॉलेज नहीं होगी, तो जो ऑडिटर आएगा चेक करने के लिए उसकी जिम्मेदारी हो गई है। अब इसलिए पढ़ाया जा रहा है अकाउंट्स ऑडिट के अंदर, हमारी जिम्मेदारी है कि रिपोर्ट में मेंशन करें इस कंपनी ने ये वाली चीज फॉलो नहीं कर रखी है, क्यों फॉलो नहीं कर रखी, क्यों नहीं, उसका रीजन तो नीचे मांगेंगे कि आपने क्यों नहीं कर रखा है, आप बताओ। ठीक है, पहले पढ़ने जा रहे हैं नियम, गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन और एक्रूवल अजम्पशन। सर ये क्वेश्चन रेडी हो गए यहाँ तक का 2 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन है। मान लीजिए व्हाट इज फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, तो बच्चे जनरल एग्जाम में गलती क्या करते हैं, सीधा पॉइंट नंबर 1 2 3 लिखना चालू कर देते हैं। ये गलती में नहीं करनी, हमें पहले मीनिंग बताना है कि फंडामेंटल अजम्पशन होती क्या है, उसके बाद वो तीनों पॉइंट लिखना है। अब उन तीनों को एक्सप्लेन भी करना है क्या, वो डिपेंड करता है मार्क्स कितने क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ गया, ये तीनों को एक्सप्लेन भी करेंगे, ये क्वेश्चन 2 नंबर का तो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। समझ आ गया बात, समझ आ गया बात। अब एक एक करके पढ़ते हैं तीनों पॉइंट। पहला है कि गोइंग कंसर्न। अगेन सर कंसर्न का मतलब भी बिजनेस है। अगेन बिजनेस का मतलब कोई भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे सिंगल ओनर वाला बिजनेस हो, चाहे 4-5 पार्टनर्स वाला बिजनेस हो, या लाखों लोगों ने पैसा लगा रखा है ऐसा कंपनी वाला बिजनेस हो। कंसर्न का मतलब बिजनेस। ठीक, गोइंग वर्ड का मतलब क्या है कि हमने जब बिजनेस खोला है तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा लॉन्ग टर्म में, हमारी बंद करने की कोई इंटेंशन नहीं है। क्योंकि उसके पीछे वजह क्या है, कई बार बहुत बिजनेस ऐसे खुलते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए खुलते हैं। जैसे कि हीरो और होंडा ने जब अपना जॉइंट वेंचर किया था, पार्टनरशिप साथ में करी, तो मेंशन कर रखा था एग्रीमेंट कितने साल तक हमारी पार्टनरशिप रहेगी। उसके बाद अब पार्टनरशिप कंटिन्यू ना करें या कैंसिल कर दे, दोनों पार्टी फ्री। एग्रीमेंट किया तो लिमिटेड टाइम के लिए किया, तो नई कंपनी खोली हीरो होंडा, 5 साल के लिए खोली। सपोज मैं 3 साल हो चुके हैं, सपोज 5 साल के लिए 3 साल हो चुके हैं, 2 साल बचे हैं। ठीक है, मैं आम इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हीरो होंडा कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी इसकी स्कूटर बाइक आ रही है, और मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म तक पैसा लगाऊंगा, मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाएगा शायद, मैंने इस कंपनी के शेयर खरीद लिए। 2 साल की बात कंपनी बंद हो गई, हीरो होंडा अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। ठीक है ना, तो ये मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। मैं गवर्नमेंट बोल रहा हूँ कि मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ है, मेरा तो पैसा फंस गया। इसलिए गवर्नमेंट ने ये चीज़ ऑडिटर को, अकाउंटेंट को बता दिया कि भाई जब भी तू साइन करेगा, ऑडिट चेक का अकाउंट चेक करेगा और ये कंपनी अगर बंद होने वाली है तो तू रिपोर्ट में मेंशन कर दियो कि ये कंपनी कितने टाइम तक की है। तो जब मैं इन्वेस्टर हूँ, अभी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ तो पहले अकाउंट्स पढ़ लूँ फिर पैसा लगाऊँ। अकाउंट्स पढ़ूंगा तो लिखा होगा कि कंपनी इतने साल बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद भी मुझे लगाना है या नहीं लगाना वो मेरे पास गवर्नमेंट का अवेयर करना। ठीक है, इसलिए हर एक बिजनेस ये एज्यूम किया जाता है कि जितने भी बिजनेस खुले हुए हैं वो लॉन्ग टर्म तक चलेंगे, उसकी कोई बंद करने की इच्छा नहीं होगी। अच्छा, होने को शायद इस साल बाद ही बंद हो जाए अचानक से किसी वजह से, वो अलग बात। इंटेंशन नहीं हमारी बंद करनी, हमारी इंटेंशन लॉन्ग टर्म में चलाने की। ठीक है, और इंटेंशन है बंद करने की तो मेंशन करो। सर कंपनी वैसे बंद हो जाए जैसे कि वो बंद करना चाहता है, ओनर जो है कंपनी बंद करना चाहता है, तो मेंशन कर देना, मतलब जैसे मैं अकाउंट चेक करने के लिए आया हूं सर उसका आई डिसीजन हुआ कि अब मैंने कहीं और जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, तो मैं अपना पूरा बिजनेस पूरा बंद कर दूंगा। हाँ, तो यही तो कह रहा हूँ कि जब मैं अकाउंट चेक करने आऊँगा तो और अकाउंट उसकी ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मुझे मेंशन करे कि हमारी तो कोई कंसर्न नहीं है, हम बिजनेस बंद करने वाले हैं 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल, वो मुझे बता देगा तो मैं मेंशन कर दूँगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात सबको? फिर करते हैं एक बार अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि गोइंग कंसर्न एक्सप्लेन करो, बस फंडामेंटली सीधा गोइंग कंसर्न एक्सप्लेन करो, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इट इज assumed that the business will continue to foreseeable future and there is no intention
टू क्लोज और स्केल डाउन द ऑपरेशन सिग्निफिकेंटली। ये सर स्केल डाउन क्या है? ध्यान से देखो जी, देखो स्केल, मान लीजिए लास्ट टाइम मेरी सेल 10 लाख थी, इस बार 11 लाख हो गई, तो मैंने सेल बढ़ाई है, मैं अब जा रहा हूं, ठीक, लेकिन ये थोड़ा बहुत अब आएगा। स्केल का मतलब क्या होता है? एक लंबा गैप लेना, जैसे मैं स्मॉल कंपनी से मीडियम कंपनी बन गया, या मीडियम कंपनी से लार्ज कंपनी बन गया, इसे बोलते हैं स्केल, अप एंड डाउन, ठीक है। जैसे 10 लाख की सेल लास्ट ईयर थी, इस साल से मेरी 1 करोड़ की है, तो मैं स्मॉल से मीडियम लेवल पर आ गया, दिस इज स्केल अप। इसका उल्टा 1 करोड़ की सेल थी लास्ट ईयर और 10 लाख की आई, दिस इज स्केल डाउन, ठीक है। तो देखो हल्का फुल्का अप एंड डाउन तो सभी में होता है, एग्जैक्ट तो किसी का नहीं रहता। कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी जिसकी सेल बराबर हर साल, इसका प्रॉफिट बराबर हर साल, तो कोई कंपनी नहीं होगी, हल्का फुल्का सब में होगा। लेकिन ज्यादा गैप आ रहा है, उसे स्केल वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। बढ़ रहा है तो अप, घट रहा है तो डाउन। तो अगर किसी कंपनी में स्केल डाउन हुआ है तो ये भी तो क्या होता है, जैसे उन्होंने कहा कि सर ओनर बाहर जाना चाह रहा है, तो कंपनी बंद करना चाह रहा है। अब ऐसा ना कोई भी अपने मुंह से बोलता नहीं है ये बात, उसके पीछे वजह क्या होती है? क्योंकि अगर वो ये बोल देगा कंपनी बंद करने वाला, उसका बिजनेस आज ही बंद हो जाएगा, उसको लोग उधार देना बंद कर देंगे, लोन वाले आज ही आ जाएंगे, पैसे दो हमारे, तुम बताएं कब बंद करे भाग जाओगे, समझ आ रही है बात? तो ऐसे में कोई बंदा बोलता नहीं, लेकिन हमें उसकी मतलब समझ लो हरकतों से पता लगता है। हरकतों से कैसे? कि कंपनी, इस कंपनी में पिछले साल 50 मशीनरी थी, इस साल 20 ही रह गई, 30 बेच दी, तो ये हमें डाउट देगा, तो 30 मशीन क्यों बेच दी सर, तो पीछे वजह पूछेंगे, दिस इज स्केल डाउन। तो ये मेंशन करेंगे कि हमें इसकी गोइंग कंसर्न पर डाउट है, इस कंपनी की 60% मशीनरी बिक चुकी है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट इट विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, मतलब क्लोज हो जाना, बंद हो जाना, डिसॉल्व्ड मतलब क्लोज हो जाना, बंद हो जाना, डिसॉल्व्ड इन द इमीडिएट फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में बंद नहीं होगी अनलेस देयर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ क्लोजर। अगर कोई एविडेंस है क्लोजर का तो हम मेंशन करेंगे ये बात रिपोर्ट के अंदर, वरना नहीं, ठीक है जी। तो कोई का समझ क्या समझा हमने? हम ये मानकर के चल रहे हैं कि कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलने वाली है, शॉर्ट टर्म में बंद होने वाली नहीं है, और हमें लग रहा है कुछ ऐसा, कोई काम कम कर दिया, 6 ब्रांचेस थी, 3 ब्रांचेस बंद कर दी, ऐसा कुछ कर दिया, तो हमें इसके गोइंग कंसर्न पर डाउट होगा और हम ये बात रिपोर्ट में मेंशन करेंगे। बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है सर हमारे ऊपर, लाखों लोग हमें हमारे बनाए हुए अकाउंट्स को देख करके पैसा लगाते हैं। कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दे रखे हैं इस टॉपिक पर। पहला क्वेश्चन, इफ गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट इज नो लॉन्गर वैलिड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नहीं रहती मान लीजिए, चलिए वाला क्वेश्चन में कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बात कराता हूं, क्वेश्चन 5 के बाद, इसको स्किप कर दीजिए, क्वेश्चन 2 पे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है फिक्स्ड एसेट्स एंड करंट एसेट्स आर कैटेगराइज्ड एज पर द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। तो क्या मतलब हुआ? चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा दिया कि सर फिक्स्ड एसेट्स वो होती हैं जो लॉन्ग टर्म चलती हैं, 12 साल 12 महीने से ऊपर, और करंट एसेट वो होती हैं जो सिर्फ 12 महीने तक ही रहती है। लेकिन अगर बिजनेस बंद होने वाला कुछ ही टाइम, तो फिर क्या फिक्स और क्या करंट, तो कैटेगरी होगी नहीं है, समझ आ रही बात? ऐसी कंपनी के अकाउंट बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनते हैं। ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर आएगा जॉइंट वेंचर, उस चैप्टर में ये सिखाया जाता है कि अगर हमारा बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है तो हम अकाउंट्स कैसे बनाएं। उसका अकाउंट्स बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें फिक्स्ड एसेट करंट कोई कैटेगरी ही नहीं, क्योंकि बिजनेस थोड़े टाइम के लिए खुला हुआ है। तो कैटेगरी अगर हो रही है बिजनेस के अंदर तो डेफिनेटली गोइंग कंसर्न, तो गोइंग कंसर्न की दम पर कैटेगरी होती है, फिक्स होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ रहा है सर कंसिस्टेंसी, ध्यान समझे। तो मान लीजिए हमारा टाइम चेंज होता है, हमारे एंगल में कभी 4, एक हफ्ते बाद मैंने टीडीएस में 5 कर लिया, एक हफ्ते बाद मैंने एंगल में 6 कर लिया, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होगा सर, पढ़ाई ठीक से नहीं होगा। दूसरा एग्जांपल, सर आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, नोटिस करा होगा भी आपने, तो किसी की हैबिट होती है अर्ली मॉर्निंग सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। किसी की क्या हैबिट होती है कि सर रात में देर तक पढ़ाई होती है मेरी अच्छी, सुबह पढ़ाई नहीं होती, सुबह नींद आती है, रात को बहुत अच्छी पढ़ाई 2-3 बजे तक पढ़ा। किसी की ऐसी हैबिट होती है, किसी हैबिट से मैं दिन में पढ़ लेता हूँ, ना रात को मुझे नींद आती, सुबह नींद आती है, मेरे को दिन में पढ़ सकता हूँ।
अब अगर आप फ्लो अपना चेंज करो बार बार तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल खराब होने वाली है। मतलब कभी आप रात को पढ़ने बैठ गए, कभी आप फिर अगले दिन मॉर्निंग में बैठ गए पढ़ना, तो स्केड्यूल खराब हो जाता है। जनरल एग्जाम में क्या करते हैं, अपने कंसिस्टेंसी रखते हैं पढ़ने में। रात को पढ़ते हैं तो रात को ही पढ़ना डेली, कंसिस्टेंसी फॉलो करो। ठीक, कंसिस्टेंसी वर्ड का मीनिंग क्या समझाने के लिए कि सर जो रूल जो मेथड आप फॉलो कर रहे हो हर साल वही फॉलो करते रहो कंसिस्टेंटली, चेंज मत करो बार। चेंज करने से गड़बड़ हो। एग्जांपल एक और समझते हैं। चैप्टर आएगा सर डेप्रिसिएशन, इसके अंदर दो मेथड बताए गए हैं इसको सॉल्व करने। मेथड 1 मेथड, दोनों ही मेथड से अलग आंसर आता है, दोनों ही मेथड से अलग प्रॉफिट आता है। अब बिजनेसमैन को क्या करने लग गए, सुनो ध्यान से। कि मान लीजिए इस साल मुझे क्या करना है, टैक्स कम भरना है, प्रॉफिट कम दिखाना है, तो मैं दोनों से कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरा डेप्शन कितना आ रहा है, दोनों से कैलकुलेट कर लेता हूँ मेरा प्रॉफिट इसमें कम आ रहा है, प्रॉफिट इसमें कम आ रहा है तो ये वाला फॉलो करता हूँ इस साल। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट इसमें कम आता है, ये वाला फॉलो कर लेता हूँ, चेंज कर लेता हूँ मेथड। ऐसा करने लग गए थे कि प्रॉफिट कम दिखाने के चक्कर में मेथड बार-बार चेंज करने लगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया ऐसे नहीं चलेगा, आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। गवर्नमेंट कह रही है आप पहले चूज कर लो, आपको फ्रीडम दे रखी है, मेथड 1 लेना है कि 2 लेना है, ये आपकी मर्जी है। हम कुछ नहीं कह रहे कि आपको 1 मिलो पक्का या 2 मिलो पक्का, तो वाली मेथड ले लो, लेकिन एक बार चूज कर लिया तो वही फॉलो करना है बोलेगा आने वाले सालों में हर साल। ठीक, अगर ऐसा नहीं कि चेंज करना अलाउड नहीं है, चेंज करना अलाउड है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, पढ़ते हैं एक बार। According to the consistency conventions, accounting practices once selected, एक बार सेलेक्ट कर ली and adopted, अकाउंट्स में अडॉप्ट कर ली, should be applied consistently year after year, हर साल consistently वही अप्लाई करते रहो। The concept helps in better understanding of accounting information, समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी and makes it comparable with that of previous year। मतलब आप कंपेयर भी करना चाहते हो, एग्जांपल अपनी पढ़ाई की, क्या मैंने रात को 4 घंटे पढ़ाई करी, मान लो 10 में 2, फिर नेक्स्ट डे मैं 10 से रात को पढ़ाई करी, अब कंपेयर कर लास्ट यार कल रात को मैंने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, आज 2 चैप्टर कंप्लीट हो पाए, मेरी स्पीड स्लो हो गई, मैं क्या करूं? तो आप कंपेयर कर सकते हो। अगर आप एक दिन रात को पढ़े गए, दिन सुबह पढ़े, फिर कंपेयर करना सही नहीं, कभी नींद आ रही है किस टाइम, कभी कोई दिक्कत है। ठीक है, तो हम भी अगर मेथड एक ही फॉलो करे जा रहे हैं सपोज, तो फिर नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट हम कंपेयर करते हैं साल, लास्ट प्रॉफिट इतना था, इस साल प्रॉफिट इतना है, तो प्रॉफिट बढ़ा के घटा के क्या हो जाएगा, मेथड चेंज कर ले तो पता नहीं लग पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ये तीसरा और आखिरी असम्पशन है, ध्यान से देखिए बोर्ड पर। एक्रूअल असम्पशन क्या होती है, ट्राई कर रहे हैं समझने की, ध्यान से देखिए। तो राम स्टोर दुकान चल रही है, रेवेन्यू मतलब आमदनी जैसे कि सेल, एक लाख की सेल कैश में होगी और 50,000 की उधार। एक्सपेंस 50,000 के पे हो गए और अभी 20,000 के पेंडिंग। ध्यान से देखना, तो मैं छोटा दुकानदार हूं और मुझे ज्यादा अकाउंट्स आती है, मैं खुद ही अपना अकाउंट्स बना रहा हूं छोटी मोटी। 1 लाख रुपए कैश आया, माल बिक गया, तो ये तो मैं पक्का लिख के लूंगा। इसको माल बेचा के पैसा आया नहीं, तो अभी लिखूं या नहीं लिखूं, ऑप्शन। 50,000 का खर्चा सर एम्प्लॉय की सैलरी इलेक्ट्रिसिटी कर देते, खर्चे हो गए, मैंने पैसे भी दे दिए, ये मैं लिख लूंगा पक्का। सर ये पैसे तक दिए नहीं है, अभी मान लो एम्प्लॉय की सैलरी है, उसको मैंने बोला बेटा पैसे नहीं, बस एक हफ्ते बाद दूंगा, अभी तक पैसे दिए नहीं, ये लिखूं अभी या अभी ना लिखूं, ऑप्शन। अगर मैं अभी लिख लेता हूं उधार वाला, तो मतलब मैं ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूं। अगर मैं सिर्फ कैश वाला लिखता हूं, उधार वाला नहीं लिखता, तो मैं ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा हूं। आई रिपीट,
कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब कि अगर पैसा आए तो इनकम, पैसा जाए तो खर्चा, कुछ पेंडिंग है तो उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना, जब सेटलमेंट होगी तभी रिकॉर्ड करूंगा। इसे कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। छोटा बिजनेसमैन यूज करता है इसको। जनरली जो सर्विस इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, ये लोग जनरली ये वाला मेथड यूज करते हैं। कोई डॉक्टर है तो फीस मिली उसको, उसकी इनकम होगी, उसने लिख लिया। कोई नॉन में है, उसने ट्रीटमेंट ले लिया, फिर फीस बाद में दे दूंगा, जब मिल जाएगी तब लिख लेगा वो। खर्चे जब बिजली का बिल आएगा तब पे करके तभी लिख लेगा वो। अभी मार्च का महीना हुआ तो बिल लिख दूंगा, अभी नहीं लिख रहा वो, वैसे भी ठीक है, उन बिजनेसमैन के लिए चलेगा कैश बेस वाला सिस्टम। क्योंकि छोटे बिजनेसमैन के अकाउंट किसी ने नहीं देखे, सिर्फ उसी ने देखे। इस एक्रूवल कॉन्सेप्ट, एक्रूवल कहता है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कैश कैश वाला लिखोगे आप, खर्चा तो ये भी जो आपने पे नहीं करा। मान लीजिए कोई खर्चा हमने 3 साल तक पेंडिंग छोड़ दिया तो क्या वो खर्चा ही नहीं है? खर्चा है, रिकॉर्ड किया जाएगा। मान लीजिए हमने पूरे साल उधार में सामान बेचा, कैश में बेचेंगे तो क्या हमारी सेल 1 रुपए भी नहीं है? सेल है, लेकिन बड़ी उधार वाली सेल। एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि हेडेक होगी, काम बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, लेकिन हिसाब बिल्कुल सही होना चाहिए, तो लिखो उसको उधार वाला। ये एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है और दोनों चीज रिकॉर्ड करो, ठीक। अब व्हाट इज द अजम्पशन एक्रूवल? मतलब हर एक बिजनेसमैन ये एज्यूम किया जाता है कि एक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, मतलब उधार वाली चीजें भी रिकॉर्ड कर रहा है और कैश वाली चीजें भी रिकॉर्ड कर रहा है। अगर कोई बिजनेसमैन एक्रूवल फॉलो नहीं कर रहा, कैश बेस फॉलो कर रहा है, तो हम रिपोर्ट करेंगे इस बात को अपनी रिपोर्ट के अंदर कि कैश बेस फॉलो कर रहा है, एक्रूवल नहीं। तो उसके अकाउंट इतने एक्यूरेट नहीं होंगे जितने होने चाहिए। इन्वेस्टर ये देखने के बाद आपको पैसा लगाना है तो लगाए, वरना रीड करते हैं। सर इसके अंदर आपने वैल्यू या सेल लिखी है, तब भी करोगे कि क्रेडिट लिखा क्रेडिट का फिर अलग नीचे क्रेडिट लिखे, क्रेडिट उधार में बेचा, क्रेडिट से मतलब उधार डेबिट हो जाएगा ना, वो तो फिर हमको पैसे आएंगे डेटर को। डेबिट क्रेडिट तो पढ़ाया नहीं मैंने आपको, मैंने क्रेडिट वर्ड का मीनिंग बताया था, डेबिट वर्ड पढ़ाया नहीं मैंने। क्रेडिट वर्ड का मीनिंग होता है उधार। उधार में अगर मैंने बेचा है तो उसे क्रेडिट सेल बोलते हैं। कैपिटल नोट में लिखा भी था कैश सेल, क्रेडिट सेल, डेबिट तो मैंने पढ़ा है। पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है एक्रूवल कॉन्सेप्ट में? अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू, नॉट व्हेन द सेटलमेंट इज। जब ट्रांजैक्शन हुई तभी रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ना कि तब जब सेटलमेंट हो। ये क्या है क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं? Thus revenue is recognized when it is realized, मतलब when sale is complete or service is rendered. It is immaterial, चीज बेकार की है कि भले कैश रिसीव हुआ या नहीं रिसीव हुआ, मतलब मैंने माल बेच दिया, सामान दे दिया, बिल बन गया तो सेल हो गई मेरी, भले पैसे ना आए, सेल रिकॉर्ड कर लो। सिमिलरली एक्सपेंसेस भी रिकॉग्नाइज तभी किए जाएंगे एज एक्सपेंस अकाउंटिंग पीरियड में in which revenue related to it is recognized, मतलब जिस साल का एक्सपेंस उस साल का खर्चा भले पे हुआ या ना पे हुआ, ध्यान रहेगा ये। तो हमारी तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस चलता रहेगा लॉन्ग टर्म तक, फॉरएवर। कंसिस्टेंसी का मतलब जो मेथड हमने फॉलो कर लिया कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे हर साल। और एक्रूवल का मतलब कि ट्रांजैक्शन जब हुई तभी रिकॉर्ड कर लेंगे उसको, सेटलमेंट का वेट नहीं करेंगे। कुछ एमसीक्यू दे रखे हैं एक्रूवल कॉन्सेप्ट पर, पढ़ते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस रिलेटिंग रेफर टू दोस एक्सपेंस व्हिच हैव बीन। प्रीपेड किसे कहते हैं? जो एक्सपेंस हैं नेक्स्ट ईयर के बट पे अभी करनी है, उसको तो प्रीपे बोलेंगे। नोटिस जी कौन सा ऑप्शन लग रहा है सर? तो ऑप्शन नंबर बी और सी में तो नॉट पेड लिखा हुआ है, जबकि प्रीपेड तो पक्का पेड ही होता है, तो बी और सी तो पक्का गलत है। ए में लिखा हुआ है कि हमने पे कर दिया बट खर्च नहीं हुआ इस साल, ये लिखा बिल्कुल। पेड प्रीपेड का मतलब इस साल पे करा बट साल खर्च नहीं हुआ, फॉर द नेक्स्ट ईयर का। ये ऑप्शन आंसर हुआ इसके अंदर।
जब प्रीपेड है तो खर्चा भी तो होगा ही। तो नॉर्मल खर्चा प्रीपेड में फर्क क्या होगा? सर फायदा तो देंगे, सर्विस देंगे। नेक्स्ट ईयर उठाएंगे ना, सर नेक्स्ट ईयर है। नेक्स्ट ईयर का खर्चा अभी दे दो, उसी को प्रीपेड कर दो। नेक्स्ट ईयर का खर्चा इसी साल करते हैं, उसे प्रीपेड कर दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एज पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। तो रेवेन्यू एक्सपेंस पड़ा हुआ है यहाँ सब। रेवेन्यू का मतलब सेल होता है, तो सेल में से एक्सपेंस माइनस होगा तो प्रॉफिट आएगा। पहला ऑप्शन सही, बी ऑप्शन भी सही है। चेक आउट गलत कौन सा है? सी ऑप्शन गलत है, ग्रॉस वर्ड गलत लिखा हुआ। ठीक है, समझ आ रही है बात? ऑप्शन नंबर ए को घुमा कर रखा है बी और डी में, तो ऑप्शन नंबर ए को घुमा कर रखा है ना ए और डी के अंदर, बी और डी के अंदर। ए बी और डी तीनों सही है, सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, which accounting concept makes a distinction between receipt of cash and right to receipt of cash? ध्यान से देखिए बोर्ड पर, this is receipt of cash, पैसा मिल गया, and this is right to receive cash, अधिकार मिल गया पैसा। ठीक है, तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से ये दोनों बातें अलग अलग हैं, दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, outstanding expense is included in the profit and loss account at the end of the year according to which concept? क्या होता है outstanding expense? ये वाला जिसकी पेमेंट पेंडिंग है, हमने अब तक पे नहीं करा, एक्सपेंस की पेमेंट पेंडिंग हो उसे outstanding expense कहते हैं। we रिकॉर्ड किया था एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से। सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हुआ है वो लायबिलिटी होगी। आउटस्टैंडिंग डेबिट तो हेडिंग कैटेगरी होती है ना। अब आप बोलोगे बिल्डिंग होगी कैसेट होगी, दोनों की बात है। एसेट हेडिंग होती है, बिल्डिंग उसकी कैटेगरी होती है, उसकी उसका एग्जांपल होता है। ये तो एक्रूअल है, एक्रूअल तो कॉन्सेप्ट है ना, अकाउंट थोड़ी ना कोई। इस चैप्टर के अंदर कोई भी अकाउंट का नाम नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई अकाउंट नहीं है कि मैं एसेट होती है लायबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी तो कॉन्सेप्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्ट्स हमें सीखने हैं ताकि अपने अकाउंट्स को स्ट्रांग कर सकें बस। ठीक है। पॉइंट नंबर 5, एडवांस मिल गया डेटर से तो सेल नहीं होती। ठीक है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट ने सिखाई बात। क्वेश्चन नंबर 6, सर ये तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट की कैसे समझाएं? देखो कैश बेसिस वाला क्या करता है, जो कहता है पैसे मिलने का, एडवांस मिल रहा हो जो बाद में मिल रहा हो। कैश का मतलब ही आ रहा है जनरल जा रहा है, लेकिन एक्रूअल कहता है कि एडवांस में आ रहा है, सेल हुई हमारी, वो कहता है कि सेल दे दो, पैसा मत दो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, एड यू रिसीव्ड 5000 रुपीस एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर, he showed this amount as his income। तो कौन सा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट इसने फॉलो नहीं करा? एक्रूअल फॉलो नहीं करा। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों सेम है, थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी, किस स्टडी टाइप बना दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। Which concept assumes that the enterprise will not be liquidated? Liquid मतलब क्लोज हो जाना, बंद हो जाना। Liquidate मतलब क्लोज हो जाना, बंद हो जाना। इसको क्लोज भी कहते हैं, इसको शट डाउन भी कहते हैं, इसको डिसॉल्व भी कहते हैं। एक चीज का कई सारे मीनिंग है, मतलब एक ही मीनिंग कई सारे वर्ड है। तो जल्दी बंद नहीं होगा बिजनेस, तो कौन सा कॉन्सेप्ट क्या था? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या था? क्वेश्चन नंबर 3, कंपनी इंपोर्ट कर रही है हाईटेक मशीनरी 20 लाख रुपए की रशिया से अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और अपनी एसेट्स में ये वाला अमाउंट शो करती है। इज द कंपनी राइट इन डूइंग सो? कर सकती है क्या ऐसा? रीजन बताएं। आंसर इज यस, कर सकती है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारा फ्यूचर में अगर कोई खर्चा, देखो बेसिकली क्या है यहाँ पर, क्यों गोइंग कंसर्न आ गया? अभी ऐसा अगर शॉर्ट टर्म के लिए हमारा बिजनेस खुला हुआ है, 2-3 साल में खत्म हो जाए, तो हम कुछ भी परचेज करें सब खर्चा होगा। पढ़ेंगे ग्रेजुएशन के अंदर जॉइंट वेंचर चैप्टर में कि अगर हमारा बिजनेस शॉर्ट टर्म के लिए है
तुम जो भी चीज परचेज कर सब एक्सपेंस होता है, उस कंपनी में एसेट होती ही नहीं उसकी, क्योंकि बाइफर्केशन ही नहीं है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहा है कि मशीनरी खरीदी, इसको एसेट बना रहा हो, इसका मतलब मान के चल रहा है कि लॉन्ग टर्म चलेगा तभी एसेट बना रहा है। ठीक है, एक्सप्रेशन में कोई ना लिखा हो, पढ़ लीजिए। सर 50 इयर्स के कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो पार्टनर से 50 इयर्स का 50 साल का। यस सर। अच्छा, तो शॉर्ट टर्म तो है शॉर्ट टर्म नहीं हुआ, लॉन्ग टर्म। सर, पर जब 50 इयर्स का तो बंद हो जाएगा ना बिजनेस। देखो कुछ ईयर्स ऐसे हैं जो नियर टू लॉन्ग टर्म है। भाई अगर मैं किसी कंपनी के अंदर पैसा लगाता हूँ तो डेफिनेशन में 50 साल पैसा ना लगाऊं। एक बार उसके बाद एग्जांपल जो है ना, एग्जांपल फेक है कि जब क्या होता है, जब भी एग्रीमेंट किया जाता है तो एक या तो मतलब शॉर्ट टर्म का करना होता है 5 साल 10 साल, या फिर लॉन्ग टर्म करना होता है कि हमारी मर्जी की तब बंद करें। 50 years is a very long period, it is equivalent to going concern। क्वेश्चन नंबर 4, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट समझते हैं। रेवेन्यू मतलब कि आमदनी, जैसे कि सेल। रिकॉग्नाइज करना मतलब रिकॉर्ड करना। तो इस क्वेश्चन के अंदर टाइमिंग पर बात हो रही है। मैं दुकान पर खड़ा हूँ सर, कस्टमर ने आके बोला सर ये वाला सामान चाहिए, तो क्या मैं अभी इसको इनकम मानूं? मैं सामान आकर के उसको दिखा रहा हूँ, अब इनकम मानूं? उसने पैसे दे दिए, अब इनकम मानूं? बिल दिया मैंने, अब इनकम मानूं? जो उधार लेकर गया पैसे 6 महीने बाद, अब इनकम मानूं? टाइमिंग क्या है इनकम मानने की? यहाँ पे क्वेश्चन, और इसका आंसर भी आंसर के अंदर नहीं है, इसके पीछे वजह है। इसका आंसर क्या लिखा हुआ है, जब आपके पास पूरा राइट आ जाए सामने वाले से पैसे लेने का, तब इनकम मानो। अब देखो क्यों ऐसा, कि सर ऐसा होना चाहिए, आपको बच्चों को लग रहा होगा कि सर ऐसा होना चाहिए तो बिल के हिसाब से, बिल कट गया तो पैसे देने पड़ेंगे। कुछ लोग लगा होगा तो पेमेंट के हिसाब से, और पैसे आ गए तो इनकम मानो। अभी पता है हर टाइप ऑफ बिजनेस में अलग है, इसलिए हम सेम नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मैं हेयर कट कराने के लिए गया हूँ, वो कहता सर फेशियल वगैरह भी करा लो, मैं सोच रहा हूँ कराऊँ नहीं कराऊँ, सर करा लो। तो मैं कहता हूँ चलो देखता हूँ, उसने क्रीम वगैरह फाड़ दी, पैकेट वगैरह फाड़ दिया, अब मुझे कराना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, उसका अधिकार तभी आके पैसे लेने। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने कस्टमर को सामान दे दिया, बिल बन गया, तो एक मेरा बिजनेस इस टाइप का है, कस्टमर जब चाहे वापसी कर सकता सामान, तो क्यों मान लूँ मैं इनकम? तो पैसा ना तो इनकम नहीं मानूंगा। मेरा बिजनेस इस टाइप का है, सपोज कोई बिजनेस इस टाइप की होता है कि बिल कट गया, सामान लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं हल्दीराम में जा रहा हूँ और मैंने कुछ ऑर्डर कर दिया, बिल कट गया, तो मुझे सामान लेना पड़ेगा। ठीक, तो बिल के हिसाब से पेमेंट रिकॉग्निशन हर टाइप के बिजनेस में अलग है। आंसर ये लिखा हुआ है, अकाउंट्स ये कह रहा है कि जब आपके पास सामने वाले से पैसे का पक्का अधिकार आ गया, तब आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर लीजिए। बाकी डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। पढ़ते हैं, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द राइट टू रिसीव इज एस्टैब्लिश्ड। अधिकार आ गया कि पैसे लेने का। अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड। रेवेन्यू आ गया, आमदनी हो गई, ऐसा मान लिया जाएगा तब व्हेन ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू, ट्रांजैक्शन हो गई, एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। पैसे लेने की पूरी जिम्मेदारी हमारे पास आ गई, पूरा अधिकार आ गया पैसे लेने की। क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिर्फ लॉन्ग टर्म एसेट्स के लिए है, फिक्स्ड एसेट्स के लिए है। जो एसेट शॉर्ट टर्म के लिए होती है जैसे कि कैश, डेटर, स्टॉक, उनके लिए नहीं। समझते क्या चीज? सर हमारा एक साल है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022। हमने यहाँ बीच में 1 जुलाई 2021 को एक बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख। साल के हर साल जैसे हमारे स्कूल में रिपोर्ट कार्ड बनती है, जैसे फाइनल अकाउंट बनते हैं हर साल अकाउंट्स के अंदर, ये फाइनल अकाउंट बनेंगे उस टाइम 31 मार्च को जब मैं बिल्डिंग लिखूंगा 10 लाख की कॉस्ट,
मार्केट वैल्यू हो सकता है बढ़ गई तो तब या हो सकता है घट गई। फॉर एग्जांपल 11 लाख की मार्केट वैल्यू, 10 लाख रुपए की कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 11 लाख की है, जिसमें मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूँ, उसको 10 लाख पर दिखाऊं, 11 लाख पर दिखाऊं, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। उसका आंसर इस टॉपिक में बता रखा है कि 10 लाख। इंडियन कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये सिखा रहा है कि आप मार्केट वैल्यू देख ही क्यों रहे हो। आपने ये एसेट क्या बेचने के लिए खरीदी? आपने बेचने के लिए सिर्फ एक आइटम खरीदी होती है जो होती है गुड्स। उसके अलावा बाकी सारी आइटम यूज करने के लिए खरीदी होती है, ठीक है? जो आपने यूज करने के लिए खरीदी, आपको बेचना ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू देख ही क्यों? इग्नोर करो मार्केट वैल्यू, कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ये सिखाता है। हर कंट्री में अलग अकाउंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं। 90% चीजें कॉमन हैं, 10% चीजें डिफरेंट हैं। यूएस के अंदर मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाता है, इंडिया में कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है? तो हमें इंडियन वाला सीखना है, कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक? एग्जाम्पल 2 और बताइए। मशीन में लेके खरीदी सर मैंने, उसको मैंने 9 महीने यूज भी कर लिया, जिस भी कुछ कम वैल्यू भी हो गई होगी इसकी पक्का। मतलब जब मैं एसेट खरीदता हूँ लॉन्ग टर्म वाली, तो वो लॉन्ग टर्म तक तो एसेट रहेगी, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए ही रहेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब मशीन बिल्कुल बेकार हो जाएगी, काम करना बंद कर देगी, नहीं लेनी पड़ेगी। हमें उसी साल जिस साल खराब हो, सारा खर्चा उसी साल लिखूंगा तो बहुत बड़ा लॉस दिखेगा। इसलिए हम अकाउंटेंट क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं कि ये मशीन लगभग कितने साल चलेगी, और इस मशीन को हम एज एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं उन साल। एग्जांपल 10 लाख की मशीन खरीदी और हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि लगभग 10 साल चलेगी, तो ऐसा मान लो कि हर साल 1 लाख रुपए की किस रही है, इसकी वजह 1 लाख रुपए कम हो रही है, तो हर साल 1 लाख का खर्चा डालता रहूँगा अपने बुक्स के अंदर, तो कभी बहुत मोटा लॉस नहीं दिख पाएगा, तो अच्छा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये सपोज बच्चे होते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं कि भाई इनकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे थोड़ा शुरू कर देते हैं हर साल थोड़ा थोड़ा। यदि जब शादी होगी तभी इकट्ठा कहीं से लोन ले लेंगे, ऐसे नहीं करते ना, बड़ा इकट्ठा आ जाएगा, तो थोड़ा करते रहेंगे, ऐसा तो ठीक रहेगा। वो वाला कॉन्सेप्ट। तो 10 लाख की मशीन है, मान लीजिए लगभग 1 लाख रुपए की घिस गई, तो यहाँ पर कॉस्ट माइनस 1 लाख डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो इसको अकाउंट्स में 9 लाख ही देना। वैसे क्या सर अपने कि सर ने पहले तो ये कॉन्सेप्ट सीखा कि मार्केट वैल्यू देखो ही मत, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, भूल जाओ, कॉस्ट पर ही दिखाना। पहली बात ये चीज सीखी। दूसरी चीज क्या सीखी कि कॉस्ट को भी घटाओ डेप्रिसिएशन से। अगर एसेट की वैल्यू कम हो चुकी है, एसेट पुरानी हो चुकी है, घिस चुकी है, उसको घटा देना थोड़ा थोड़ा करके हर साल। सही है? दो बातें सीखी। मार्केट वैल्यू होगी 9 लाख रुपीस। मार्केट वैल्यू 9 लाख रुपीस मार्केट वैल्यू होगी नहीं, मार्केट में देखिए मार्केट में पता बहुत कम हो जाएगी 1 साल के बाद। तो सिंपल सी बात सोच के देखिए, सर मैं मान लीजिए सोफा लेकर के आया बिल्कुल ब्रांड न्यू 50,000 रुपए का, और 1 साल के बाद मैं बेचना चाहूँ 40 में भी नहीं बिके, 30 में भी नहीं बिके, तो सेकेंड हैंड क्यों लेकर 30,000। लैपटॉप लेकर के बताता हूँ आपको, लैपटॉप जो रखा हुआ है ये मैंने 85 का लिया हुआ, 85,000। 1 साल के बाद कोई डिफेक्ट आया इसके अंदर, वो रिपीटेड रहा, 2-3 हफ्ते रहा कंटिन्यू, तो मैंने सोचा कि इसको बेच देता हूँ। मैंने बेचने के लिए मार्केट में पता करा तो कहा 20,000 का मिलेगा, 85,000 1 साल के बाद 20,000। तो मार्केट वैल्यू सेकेंड हैंड गुड्स की बहुत कम होती है। ऐसा नहीं है कि जो 9 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू, ऐसा नहीं। मार्केट वैल्यू चेक ही नहीं करना। मैंने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लैपटॉप सपोज 5 साल चलाना है, तो 85,000 डिवाइड बाई 5 17,000 का मैं मानूंगा कि हर साल इसकी वैल्यू कम हो रही है। मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मार्केट से मुझे मतलब नहीं, इतना कम होने पर आ रहा हूँ, ठीक है? फिर होगी बात। सर इसमें हमने मशीन की अगर जुलाई में खरीदी तो हम 9 की मतलब 22 में लिखेंगे या फिर नेक्स्ट ईयर लिखेंगे? मैंने खरीदी है 1 जुलाई 2021 को, और मैं बना रहा हूँ 31 मार्च 22 को। बताओ ये दोनों सेम ईयर है कि डिफरेंट ईयर है? सेम ईयर नहीं। डाउट है किसी को इसमें?
भाई साल 1 अप्रैल 21 को शुरू हुआ और 31 मार्च 20 को खत्म हुआ, एक तो साल रहा। अकाउंटेंट के लिए 1 अप्रैल को न्यू ईयर होता, ठीक है, सेम ईयर है, ठीक है, इस डेट को लिखिए मिला। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एसेट को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में एट द प्राइस पेड, जो पैसा आपने दिया है एक्वायर करने के लिए, खरीदने के लिए उनको, एंड इट इज द बेसिस ऑफ ऑल सब्सीक्वेंट अकाउंटिंग ऑफ द एसेट्स। बाकी डिडक्शन निकालना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, वो इसी अमाउंट के बेस पर होगा। असेट इज रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट एट द टाइम ऑफ इट्स परचेज, कॉस्ट का रिकॉर्ड किया जाता है जब खरीदा जाता है, बट इज सिस्टमैटिकली रिड्यूस्ड इन वैल्यू बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके हम इसकी वैल्यू को घटाते रहते हैं। द मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट may change with the passage of time। मार्केट वैल्यू समय के साथ साथ बदलती रहती है, but for accounting purpose it continues to be shown in the books at its book value। जो बुक्स में वैल्यू है डेप्रिसिएशन घटने के बाद उसी पर कंटिन्यू रहेगी, मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे हम। ये कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर हो गई जी बात? इसीलिए एमसीक्यू क्वेश्चंस है कुछ। पहला क्वेश्चन, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस, ऑप्शन नंबर बी हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब पुरानी कॉस्ट को खरीदी थी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट रिक्वायर द रिकॉर्डिंग ऑफ एन एसेट एट, ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट पर। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉर्डिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट एंश्योर्स एडहेरेंस टू, मतलब एडहेरेंस मतलब इसको फॉलो कर रहे हैं। तो हम अगर फिक्स्ड एसेट को रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉस्ट पर, तो हम क्या फॉलो कर रहे हैं? हम कॉस्ट काउंटर फॉलो कर रहे हैं, बी ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द अकाउंटिंग पीरियड अकॉर्डिंग टू व्हिच कॉन्सेप्ट कॉस्ट इनकर्ड टू एक्वायर एन एसेट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या है पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, मतलब फाइनल अकाउंट के अंदर एसेट को कॉस्ट पे दिखाते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा होगा, अभी आंसर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर पढ़ेंगे। सर मशीन खरीद 10 लाख रुपए मशीन खरीदी है, 1 लाख रुपए खर्चा हो गया उसको इंस्टॉल कराने में। इंस्टॉल कराने में खर्चा क्या क्या हो सकता है? मशीन में खरीद करके लेकर के आया तो वो इंडिया में नहीं, फॉरेन में मिली तो लाने का खर्चा हुआ, एयरपोर्ट से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा हुआ, किराया बढ़ा गया। हैवी मशीनरी होती है, ओनर खुद तो उठाएगा नहीं, एम्प्लॉइज लेबर आएगी उसको उठाने के लिए, वो भी पेमेंट लेंगे, वो लेकर के आएंगे रखेंगे। बहुत मशीन क्या होती है वो हिलती काम करते हो, जैसे जनरेटर आपने देखा होगा तो वो हिल रहा होता है, आवाज कर रहा होता है। अब हिलती मशीन पे काम कैसे करेंगे? कई बार क्या होता है कि थोड़ा मशीन को जमीन को खोदा जाता है, उसके अंदर मशीन रखी जाती है और बड़े बड़े इक्विपमेंट से उसको पेचकस से उसको कसा जाता है, बड़े बड़े पेचकस से, ताकि मशीन गिरे ना और एम्प्लॉइज को रॉ मटेरियल डाल सके, फिर निकाल सके, काम कर सके। इसमें खर्चा होगा। कुछ मशीन लेटेस्ट है सर, आती नहीं किसी को चलाने के लिए, इंजीनियर को बुलाया, उसने मशीन चालू करके दी, ट्रायल एंड रन करा। ट्रायल एंड रन का मतलब कुछ रॉ मटेरियल डाला और चेक करा फिनिश गुड सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और फिर जो एक्सपर्ट हो उन्हें एम्प्लॉइज में से कुछ सिखाया 2-4 लोगों को कि बेटा ऐसे मशीन चलेगी, बाद में आप सिखाते रहना आप। इस सब में खर्चा होगा, जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज। जब मेट्रो बनती है, मेट्रो का स्टेशन बनता है नया, उसमें भी ट्रायल रन होता है। जैसे कि मेट्रो का स्टेशन बन गया और सीधे लोगों को बैठाना शुरू कर दिया, कोई दिक्कत आ गई, कोई डिफेक्ट हो गया और गिर गया, तो जो इंजीनियर्स बनाते हैं ना पहले उनको बैठा के चलाते हैं, तो गिरेंगे तो ये गिरेंगे, तो इनको इन्होंने बनाया हमारी जिम्मेदारी। तो पहले इसको होता है ट्रायल एंड रन, ट्रायल रन करा जाता है, इसमें खर्चा 1 लाख रुपया। तो मशीन मतलब सर हमको 11 लाख की पड़ गई है ना, मार्केट वैल्यू इसकी 12 लाख रुपए हो गई। While finalizing the accounts, if the company values the machinery at 12 लाख, 12 लाख पर दिखा रही है, तो कौन सा कॉन्सेप्ट वायलेट कर रही है, तोड़ रही है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट तोड़ रही है। ये ऑप्शन सही है जी। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स हैं ये दिल्ली के हैं, उन्होंने मशीनरी खरीदी है फ्रॉम वाई, वो चेन्नई से हैं, 10 लाख की। 2 लाख रुपए का फ्रेट मतलब किराया भाड़ा लग गया, 1 लाख की एक्साइज ड्यूटी मतलब टैक्स लग गया, ड्यूटी मतलब टैक्स। He used the machinery in his business, साल के एंड में डेप्रिसिएशन लग गया 1.5 लाख रुपए का, मार्केट वैल्यू इसकी 15 लाख रुपए है, साल के एंड में मशीनरी को
कितनी वैल्यू पर दिखाएं क्वेश्चन में, ये पूछा हुआ। तो सर 10 लाख की खरीदी, उसके अलावा 2 लाख रुपए किराया लगा, उसके अलावा 1 लाख रुपए टैक्स लगा, तो टोटल मशीनरी मुझे पड़ गई 13 लाख की। लेकिन 13 लाख की मशीन लगभग 1.5 लाख रुपए से घिस गई है, वैल्यू पुरानी हो गई है इसकी। तो फाइनली इस मशीन की वैल्यू बची 11,50,000। कैलकुलेशन आप लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बराबर जो जगह खाली है, क्वेश्चन 6 के बराबर जो जगह खाली है यहाँ पर नोटिंग करेंगे कैलकुलेशन की। डाउट हो सकते हैं जी, आज के लिए।